हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम करेंगे आज आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 9th का सेकंड चैप्टर, जिसमें हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अभी जो आपका कोई भी एग्जाम आप देते हैं जिसमें एनसीईआरटी पता है आपको सभी एग्जाम में पूछी जाती है, तो एग्जाम्पलर को सॉल्व करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी फिलहाल जो आपका एग्जाम चल रहा है ग्रुप डी के लिए, उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं आपको करने की कोशिश करूंगी ताकि क्वेश्चन आपको याद रह जाए। देखिए, क्वेश्चन का आंसर रट के आप जा सकते हैं, आपको भी पता है, लेकिन वहां पर क्वेश्चन आपको याद रह जाए, उसका आंसर आपको याद रह जाए, हम वो ट्राई करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये चैनल आपका न्यू स्टार्ट हुआ है सिर्फ जनरल साइंस की प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। फ्यूचर में आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपके फ्रेंड्स, भाई बहन जो भी जनरल साइंस के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके साथ शेयर ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। क्लास 10th के एनसीईआरटी के लिए नीचे आपको एक लिंक दिखाई दे रहा है कमेंट बॉक्स में, वहाँ आप जाइए। वो मेरा दूसरा चैनल है माही बायोलॉजी क्लासेस, वहाँ पर हम आपकी क्लास 10th के एनसीईआरटी को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आज हम सेकंड चैप्टर लेंगे जो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। उससे पहले कल के लास्ट चैप्टर से जो हम फर्स्ट चैप्टर हमने लिया था उसका एक क्वेश्चन मिस हो गया था वहाँ पर, तो हम पहले उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, तो इसको समझिए पहले। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी? अणुओं के मध्य जो गतिज दूरी है हाइड्रोजन गैस की, उसमें आपको बताना है कि क्या ऐसा होगा कि उनके बीच की दूरी बढ़ेगी। तो आप ऑप्शन पढ़ते हैं। बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस पर दाब बढ़ाकर, कोई किसी बंद पात्र में है उसमें दाब बढ़ाएंगे तो क्या दूरी बढ़ेगी? वो तो क्या होगा, कम होगी, क्योंकि आपको पता है इसी तरीके से गैस का दाब बढ़ाकर ही उसको संपीड़ित करते हैं और उनको पास उसके अणुओं को पास लाके उनको संपीड़ित किया जा सकता है, तो इससे तो नहीं होगा। फिर सेकेंड ऑप्शन देखिए, कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर, तो देखिए हाँ, जब गैस से बाहर कुछ गैस निकल जाएगी तो बची हुई जो गैस है उसमें क्या होगा, उनके बीच के अणुओं की दूरी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब गैस कम है तो क्या है, अणु दूर दूर हो जाएंगे। फिर देखिए, हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ा के, जिस पात्र में हाइड्रोजन गैस रखी है अगर हम उसका आयतन ही बढ़ा देंगे, मान लीजिए पहले उसका साइज ये था, अब हमने उसका आयतन ही बढ़ा दिया है, तो गैस के मध्य की दूरी तो बढ़ेगी ही। तो आपका सेकंड भी करेक्ट है एंड थर्ड भी करेक्ट है, तो हमें यहाँ पर डबलिंग में ही आंसर दिए गए हैं। थर्ड देखते हैं, पात्र का आयतन बढ़ाए बिना पात्र में अधिक हाइड्रोजन गैस मिलाने पर, अगर हम और अधिक हाइड्रोजन मिलाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता और दूरी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फटाफट से चैनल को 1K पर पार कर दीजिए। सबने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल के ग्रुप के साथ भी जुड़े। आप जनरल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या लैब असिस्टेंट के लिए, तो आप ग्रुप से जुड़िए। ठीक है, फिर देखिए आप सेकंड चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध पदार्थों के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? शुद्ध पदार्थों में केवल एक प्रकार के कण होते हैं, बिल्कुल ठीक है, मतलब प्रकार उनका कण जो होते हैं वो एक प्रकार के होते हैं। ठीक है भैया। फिर दूसरा आप देखते हैं, शुद्ध पदार्थ यौगिक अथवा मिश्रण हो सकते हैं। देखिए, यौगिक और मिश्रण में फर्क होता है। यौगिक तो हो सकते हैं लेकिन वो मिश्रण नहीं हो सकते, क्योंकि मिश्रण में बहुत सारे पदार्थों का और अनुपात भी अलग अलग हो सकता है, हम देखते हैं मिश्रण। लेकिन यौगिकों में क्या होता है, संगठन समान होता है, उनका क्या है, एक निश्चित संगठन होता है। फिर देखते हैं सेकंड ऑप्शन भी क्या है आपका, इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट करेक्ट है। थर्ड देखेंगे, शुद्ध पदार्थों का संगठन सर्वत्र समान रहता है, बिल्कुल ठीक है। जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उनमें जो संगठन होगा वो बिल्कुल समान होगा। जैसे आप अगर H2O का एग्जाम्पल ले लेंगे तो इसमें अगर हम अनुपात देखेंगे तो अनुपात क्या होगा आपका 1:8। इसी अनुपात में आपको क्या मिलेगा, आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलेगा। फोर्थ ऑप्शन देखिए, निकल के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों द्वारा शुद्ध पदार्थों को दृष्टांतित किया जा सकता है। तो भाई निकल को क्यों नहीं किया जा सकता, निकल भी तो एक तत्व है और शुद्ध है, तो यहाँ पर ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है सेकंड एंड थर्ड। और ऑप्शन में आप देखेंगे अगर फर्स्ट एंड थर्ड, तो ऑप्शन क्या, बी के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
दिन के अंदर आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे हम कंप्लीट आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 9th और 10th की आपको प्रोवाइड करा देंगे। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को कहते हैं संक्षारण तथा यह एक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन भी है। तो लोहे पर अगर जंग लग जाती है तो वो क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत होगा। विलयन तथा यह एक भौतिक परिवर्तन है, तो ये विलयन तो नहीं है, तो इसको संक्षारण बोलते हैं और यह एक रासायनिक परिवर्तन है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। दूसरी चीज़, मैंने क्लास 10th की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व कराते हुए आपको बताया था कि लोहे पर जंग लगती है तो इस क्रिया को आप क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। लेकिन लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए हम एक धातु का यूज करते हैं, उसका लेप लगाते हैं। कौन सी वो धातु होती है और कौन सी वो क्रिया होती है, ये आपने बताना है। मैं क्लास 10th की एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर में ये आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर तथा कार्बन डाइऑक्साइड का एक मिश्रण है तो विषमांगी तथा टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। तो कि विषमांगी नहीं होगा, तो आपको बताया जा रहा है सल्फर तथा कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जब ये मिलते हैं तो एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, तो ये क्या होगा, समांगी तथा यह टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन का टिंचर पूतिरोधी गुण दर्शाता है, यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है। तो आयोडीन का जो टिंचर है उसका ध्यान रखना है, वो अल्कोहल में क्या है, आयोडीन के घोलने पर बनता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जब अल्कोहल में आयोडीन में अल्कोहल को मिलाया जाता है या आयोडीन में आयोडीन के साथ अल्कोहल की जब क्रिया कराई जाती है तब क्या बनता है, आयोडीन का टिंचर, और ये क्या करता है, प्रतिरोधी गुण रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति के हैं। आपको ऑप्शन दे रखे हैं बर्फ, लकड़ी, मृदा या वायु। तो यहाँ पर समांगी आप कैसे बोल सकते हैं, देखिए बर्फ को अगर आप लेंगे तो वो क्या है, बर्फ क्या है, H2O तो है, H2O ही है ना जो जमा है, तो वो क्या है, देखिए एक निश्चित अनुपात में है तो समांगी होगा। लेकिन लकड़ी क्या कोई निश्चित अनुपात में है, ऐसा कुछ नहीं होता। मृदा में अगर हम देखेंगे बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे आप जैविक और अजैविक उसमें तत्व पा सकते हैं, तो वो कोई निश्चित अनुपात में नहीं होते, ठीक है। फिर आप आते हैं वायु में क्या है, बहुत सारी गैसें हैं और सबको पता है सबका एक निश्चित अनुपात है कि 78 ये होगी, 21 ये होगी, 0.03 ये होगी, सबका एक निश्चित अनुपात है। तो समांगी आप किसको बोल सकते हैं, बर्फ को भी बोल सकते हैं, वायु को भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट और फोर्थ के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन से हैं। तो देखिए भौतिक परिवर्तन मैं आपको बता चुकी हूँ, भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिनको अगर आप ऐसे समझिए कि अगर उसकी अवस्था में चेंज किया गया है पदार्थ की तो पुनः उसको उस अवस्था में वापस लाया जा सकता है, वो परिवर्तन आपके भौतिक हो गए। लेकिन जिनमें अगर चेंज हो जाए फिर वो पुनः अपनी वास्तविक जो उनकी अवस्था है उसमें ना आ पाए, वो रासायनिक परिवर्तन हो गए। अब देखिए लौह धातु का पिघलना, लौह धातु को अगर वो पिघलती है तो आप उसको फिर से लोहा बना सकते हैं, बहुत सारी विधियां हैं, ठीक है। फिर देखिए सेकंड, लोह में जंग लगना, तो अभी मैंने आपको बताया था अगर आप ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में अच्छा होगा। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, अगर आप इसी के अकॉर्डिंग में जाएंगे तो आप देखेंगे सेकंड आपको कहाँ दिख रहा है, ए में और बी में, मतलब सी और डी तो आपके ऐसे ही इनकरेक्ट हो गए, ठीक है। अब बात आती है ए और बी में, तो हम देखेंगे फिर आता है एक लोह छड़ को मोड़ना, तो ये भी क्या है, लोह छड़ को अगर हम मोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हो सकता है। तो यहाँ पर जो एक करेक्ट आंसर है वो है आपका, हमने देखा था सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए और बी तो ऐसे ही इनकरेक्ट हो गए। अब देखेंगे होगा फर्स्ट करेक्ट है आपका, थर्ड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है, तो यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये क्या होगा, फोर्थ होगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी में से रासायनिक परिवर्तन निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन से हैं। तो देखिए आपको बताना है लकड़ी का क्षरण, मतलब लकड़ी खराब हो रही है किसी तरीके से तो क्या आप उससे पुनः लकड़ी बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। लकड़ी का दहन, मतलब अगर लकड़ी को आप जला दें वो राख बन गए तो क्या आप उससे फिर से लकड़ी को बना सकते हैं, नहीं बना सकते, रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का चीरना, अगर उसको चीर दें तो वो फिर से लकड़ी ही तो है, चीरी है सिर्फ, तो उसमें कोई ऐसा परिवर्तन
कथन नहीं है और उसको जोड़ा भी जा सकता है, ठीक है। फिर आता है लकड़ी के एक टुकड़े में कील ठोकना। कील ठोकेंगे तो आप उसको क्या है फिर से उसको निकाल सकते हैं, तो उसमें कोई ऐसा चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर फर्स्ट और सेकंड होंगे, जिसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया अनुसार दो पदार्थ ए तथा बी अभिक्रिया कर तृतीय पदार्थ A2B बनाते हैं। ये आपको अभिक्रिया दे रखी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस अभिक्रिया के संदर्भ में सही नहीं है? नहीं है बताना है। उत्पाद A2B पदार्थ A तथा B के गुण प्रदर्शित करता है, जो कि ठीक है, करेक्ट है, क्योंकि उन्हीं के तो गुण होंगे। जब उत्पाद है तो उसमें गुण प्रदर्शित होंगे। उत्पाद का सदैव एक निश्चित संगठन होता है। उत्पाद का सदैव आप नहीं बोल सकते कि एक निश्चित संगठन होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है, फिर देखिए किस प्रकार का बना उत्पाद यौगिक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। फिर आता है इस प्रकार का बना उत्पाद एक तत्व है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। दो रासायनिक स्पीशीज X तथा Y आपस में संयुक्त होकर उत्पाद P बनाती हैं, जिसमें दो X तथा Y दोनों उपस्थित है। ये है आपके उत्पाद। यहाँ क्या होता है, अभिकारक होते हैं और जो बनता है बाद में अभिक्रिया के वो उत्पाद होते हैं। अब देखिए X तथा Y को सरल रासायनिक समीकरण द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा X, Y तथा P स्पीशीज के संदर्भ में सही है? तो यहाँ पर देखिए P एक यौगिक है। हाँ, P एक यौगिक है क्योंकि वो X और Y के मिलने पर बना है। फिर देखिए X तथा Y यौगिक हैं। X तथा Y क्या है, यौगिक है, जो कि गलत है क्योंकि वो यौगिक नहीं है, वो तत्व है। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है X तथा Y को सरल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। X C है। थर्ड, X तथा Y तत्व हैं, तो हाँ वो तत्व हैं। फिर आता है P का एक निश्चित संगठन है, तो ये भी सही है। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। तो ये है सेकंड चैप्टर के आपके MCQ। हम 4 बजे मिलेंगे आपको मिक्स NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन के साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।